हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। इसके पहले की जो क्लासेस मैंने ली हैं उसमें मैंने पहली जो क्लास ली थी उसमें अर्थव्यवस्था का सामान्य परिचय मैंने बताया था। इसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति मैंने बताई है। तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। और अब मैंने स्टार्ट किया है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, जो आपके इकोनॉमी के सिलेबस का पहला टॉपिक है। तो इसके अंतर्गत मैंने जीडीपी के अंतर्गत कुछ चीजें बताई थी। भारत की जीडीपी प्रचलित मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर मैंने बताया था। जीडीपी की डेफिनेशन मैंने बताई थी। प्रचलित मूल्यों के आधार पर जीडीपी क्या होती है, स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी क्या होती है, इसके बारे में मैंने बताया था। और भारत तथा मध्य प्रदेश के मैंने डेटा बताए थे, दोनों के आधार पर, है ना। प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य के आधार पर मध्य प्रदेश की जीडीपी कितनी है, भारत की जीडीपी कितनी है, ये मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा भारत की जीडीपी में वृद्धि कितनी हुई है ये भी मैंने कल बता दिया था, पिछली क्लास में बता दिया था। जीडीपी में वृद्धि दर जो होती है उसी को हम जो है विकास दर के रूप में देखते हैं। हम कहते हैं भारत की विकास दर 8.2%। स्थिर मूल्यों के आधार पर 2023-24 में भारत की जो विकास दर रही है वो 8.2% रही है, ऐसा हम कहते हैं। तो भारत की विकास दर का मतलब होता है भारत की जीडीपी में वृद्धि दर, है ना। भारत की जीडीपी में जो वृद्धि होती है उसी को हम जो है भारत की विकास दर के रूप में देखते हैं, यानी विकास दर का आकलन जीडीपी के आधार पर किया जाता है, ठीक है। तो जीडीपी में वृद्धि दर को हम कैसे परसेंटेज में आकलित करेंगे? तो जैसे मान लीजिए हमें देखना है 2023-24 में विकास दर या जीडीपी में वृद्धि दर, तो हम क्या करेंगे? 2022-23 की जीडीपी कितनी रही रुपए में, उसको 2023-24 की जीडीपी में से माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 2022-23 की जीडीपी इंटू 100, तो हमें जो है मिल जाएगा आंकड़ा जीडीपी में वृद्धि दर का 2022-23 का। और इसी को हम कह देंगे 2022-23 में 2023-24 में भारत की विकास दर, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वृद्धि दर निकालते हैं। किसी ईयर की जीडीपी में वृद्धि दर या विकास दर को निकालने के लिए पिछले वर्ष की जीडीपी को करंट ईयर की जीडीपी से हम माइनस कर देते हैं, यानी जिस वर्ष की जीडीपी हम निकाल रहे हैं उस वर्ष की जीडीपी में से पिछले वर्ष की जीडीपी को हम माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाई पिछले वर्ष की जीडीपी इंटू 100। तो इससे हमें जो है वृद्धि दर जीडीपी में मिल जाती है और इसी को हम कहते हैं विकास दर। तो ये मैंने वृद्धि दर भारत की बताई हुई है पिछले क्लास में। और आज हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की जीडीपी में वृद्धि दर। यह है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के हिसाब से ये डेटा है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें स्थिर मूल्य के आधार पर जो भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है, यानी भारत की विकास दर, वो है 6.01%। और वहीं भारत की जो विकास दर रही है इसी ईयर में, यानी 2023-24 में स्थिर मूल्यों के आधार पर 8.2%। ये मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। प्रचलित मूल्यों के आधार पर 9.01% जो है भारत की विकास दर रही है या जीडीपी में वृद्धि दर रही है। इसी आधार पर इसी ईयर में भारत की जो जीडीपी में वृद्धि दर या विकास दर रही है वो है 9.5%। तो इस तरीके से मैंने दोनों डेटा यहां पर लिख दिए हैं, हालांकि ये डेटा मैंने कल बताए थे, पिछली क्लास में बताए थे। इसके बाद फिर आगे जीडीपी तथा जीएसडीपी में क्षेत्रवार वृद्धि दर 2023-24 में कितनी रही मध्य प्रदेश तथा भारत में, उसके डेटा यहां पर मैंने लिखे हुए हैं। ये है प्राथमिक क्षेत्र, ना, प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा उससे संबंधित क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, तृतीय क्षेत्र में सेवा आते हैं। तो इनका
इनमें वृद्धि दर कितनी रही, अलग अलग यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। अभी हमने क्या है, ओवरऑल पढ़ा, ओवरऑल विकास दर या जीडीपी में वृद्धि दर पढ़ी। अब जीडीपी में योगदान देने वाले जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तो इन तीनों का योगदान अलग, इन तीनों का विकास, इन तीनों की वृद्धि कितनी रही अलग अलग, वो यहाँ पर डेटा मैंने बताया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि जो रही है वो 3.50% रही है भारत में। वहीं मध्य प्रदेश में ये वृद्धि रही है 5.24%, प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र का योगदान, द्वितीय क्षेत्र की वृद्धि जो है भारत में कितनी रही, 2023-24 का डेटा है ये 4.10%। वहीं मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई, तो 5.42%। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश इनमें सभी में आगे है ना, तीनों क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में जो वृद्धि रही है ज्यादा रही है। तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 9.10% है वृद्धि तृतीय क्षेत्र की भारत में, और मध्य प्रदेश में 9.99% जो है वृद्धि हुई है। तो ये जो है इस तरह से तीनों क्षेत्रों की अलग अलग वृद्धि मैंने भारत तथा मध्य प्रदेश में बताई है इस टेबल के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तुलना से मतलब ये हुआ कि हमें यह समझ लेना है कि भारत में और मध्य प्रदेश में कहां पर जो है क्षेत्रवार ज्यादा वृद्धि हुई है। तो तीनों क्षेत्रों में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में ज्यादा वृद्धि यहां पर दिखाई दे रही है। इसके बाद यहां पर जीडीपी के घटक मैंने बताए हुए हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नॉर्मली हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा या सर्विस मानते हैं। लेकिन मैंने यहां पर इनके अंदर जितने भी घटक आते हैं इन तीनों के अंदर, उनको मैंने डिटेल में यहां पर बताया हुआ है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, ये तीनों क्षेत्रों का योगदान जीडीपी में होता है, यानी तीनों क्षेत्रों से जीडीपी बनती है। तो इन तीनों क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं उनका डिटेल यहां पर मैंने किया हुआ है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको पूछ लिए जाते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र की हम अगर बात करें, प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है कृषि, एग्रीकल्चर सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ा योगदान इसमें आता है। कृषि का प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा रोल रहता है। फिर इसके बाद आता है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। प्राथमिक क्षेत्र को हम लिख देते हैं कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र। तो कृषि तो ये हो गया, संबद्ध क्षेत्र ये नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वनोपज, बागवानी, मत्स्यन, खनन तथा उत्खनन, ये क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनको मिलकर के प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसमें विनिर्माण क्षेत्र आता है, निर्माण क्षेत्र आता है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हस्तशिल्प है, बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी सेवाएं। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सेवाएं तो हम कह रहे हैं तृतीय क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर भी सेवाएं लिखा हुआ है। तो ये सेवाएं हैं जो अन्य उपयोगी सेवाएं हैं, उसमें बिजली, गैस तथा जलापूर्ति संबंधी जो उपयोगी सेवाएं हैं उनको जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये आधारभूत सुविधाएं है ना, ये क्या है, ये आधारभूत सुविधाएं हैं। इसके अलावा आधारभूत सुविधाओं के अलावा जो सेवाएं होती हैं उनको जो है सर्विस सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को समझनी है। यहाँ से अगर क्वेश्चन बन जाए, आपने अगर जो है मोटे तौर पर इसको समझा है, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाकर के इन चीजों को नहीं समझा है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो बिजली, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य उपयोगी जो सेवाएं होती हैं, जो आधारभूत सेवाएं हैं, उनको जो इसमें सम्मिलित किया जाता है। आधारभूत सेवाओं के अलावा अन्य जो सेवाएं हैं उनको तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें वित्तीय सेवाएं आती हैं। वित्तीय सेवाओं में बैंकिंग है, बीमा है, स्टॉक एक्सचेंज है ना, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये सारी सेवाएं जो है वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। व्यापार, मरम्मत, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं ये हैं। इसके बाद तकनीकी सेवाएं आती हैं, टेक्निकल
सर्विसेज, व्यावसायिक सेवाएं, व्यावसायिक सेवाओं में जैसे सीए की सेवा है, वकील है, डॉक्टर है ना, ये व्यावसायिक सेवाएं कही जाती हैं। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, तो वो सारी सेवाएं, उनके द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वो व्यावसायिक सेवाएं कही जाती हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवाएं भी ज्यादा है, तो इसका योगदान भी ज्यादा है ना। अब हम आगे बात कर रहे हैं जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान मध्य प्रदेश में और भारत में, और अलग अलग ईयर के डेटा है यहाँ पर, क्योंकि मध्य प्रदेश के डेटा जो है जल्दी नहीं आ पाते हैं, इसलिए एमपी के जो डेटा है जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी कहा जाता है राज्य में, तो इसके जो डेटा है 2020-21 के हैं, और भारत के जो डेटा है वो 2022-23 के हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जल्दी चेंज नहीं होता है योगदान में, इसलिए जो है ये पुराने डेटा हमें काम आ जाएंगे, क्योंकि नए डेटा जो है इतनी जल्दी मिलना मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत में जो जीडीपी है, भारत की जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान, मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान, ये प्रचलित मूल्यों के आधार पर है ना, एट करेंट प्राइसेस के आधार पर जो है ये योगदान यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ, बताया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17.59% है भारत की जीडीपी में, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 27.55% है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान 5.86% है। ये भारत की जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान है प्रचलित मूल्यों के आधार पर, है ना। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि प्रचलित मूल्य क्या होते हैं और स्थिर मूल्य क्या होते हैं। प्रचलित मूल्य का मतलब होता है कि जिस ईयर के लिए आप जीडीपी की गणना कर रहे हैं, उसी ईयर की वस्तुएं सेवाएं हम लेते हैं, और उन वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य भी उसी ईयर के हम लेते हैं। ठीक है, दोनों उसी ईयर के हम लेते हैं, तो उसको कह दिया जाता है प्रचलित मूल्य के आधार पर जीडीपी। यानी मान लीजिए 2023-24 के लिए हम जीडीपी का आकलन कर रहे हैं, या राष्ट्रीय आय का आकलन कर रहे हैं, या प्रति व्यक्ति आय का आकलन कर रहे हैं, तो उसी ईयर वित्त वर्ष, वो वित्त वर्ष कौन सा है, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक जो वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, जो सेवाएं प्रदान की गई हैं, उनको हम ले लेंगे, और उनके मूल्य भी हम उसी वर्ष के ले लेंगे। तो इस आधार पर जब हम आकलन करेंगे जीडीपी का, तो वो हो जाएगा प्रचलित मूल्य के आधार पर जीडीपी। स्थिर मूल्य के आधार पर जीडीपी, स्थिर मूल्य के आधार पर जीडीपी हम आधार वर्ष के आधार पर निकालते हैं, है ना। एनएसओ द्वारा एक ईयर को, पुराने ईयर को आधार वर्ष मान लिया जाता है, जैसे अभी 2011-12 का आधार वर्ष है। ये बहुत जल्दी चेंज होने वाला, क्योंकि 8 से 10 साल का डिफरेंस रहता है ना। जैसे 2011-12 का है, अभी 2024-25 चल रहा है, तो अब ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। 10 साल का लगभग गैप दोनों के बीच होता है। वर्तमान वित्त वर्ष और आधार वर्ष के बीच जो अंतराल होना चाहिए, गैप होना चाहिए, वो 10 साल का लगभग होना चाहिए, अभी ज्यादा हो गया है, तो ये चेंज होगा। अभी एनएसओ इसको चेंज करेगा। तो जो आधार वर्ष डिसाइड किया गया, उस आधार वर्ष के मूल्य लिए जाते हैं, है ना। यानी 2023-24 में जो उत्पादित वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनको हम ले लेंगे, लेकिन उनके मूल्य लेंगे कब, 2011-12 में किसी वस्तु का या सेवा का जो मूल्य था, उसको हम जो है आकलन में लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने उस समय बताया था, मान लीजिए ये अभी इसकी कीमत 40 रुपए है 2023-24 के हिसाब से। 2011-12 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसकी कीमत कम होगी, ये मान लीजिए 20 रुपए का ही उस समय मिल रहा था ये मार्कर। तो 2011-12 के हिसाब से यानी स्थिर मूल्य के आधार पर हम देखेंगे तो इसकी कीमत हम लगाएंगे 20 रुपए। 2023-24 के हिसाब से अगर हम आकलन करेंगे जीडीपी का, तो इसकी कीमत हम लगाएंगे 40 रुपए। तो इस तरीके से जब स्थिर मूल्य के आधार पर हम जीडीपी का या किसी का आकलन करते हैं, तो उसकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि उसमें मूल्य कम है। जब हम प्रचलित मूल्य के आधार पर आकलन करते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो मान होता है, वो ज्यादा आता है, क्योंकि उसमें महंगाई जुड़ जाती है, कीमतों में वृद्धि हो जाती है, तो वो जो है उसमें ऐड हो जाती है। तो ये इस तरीके से
प्रचलित मूल्य के आधार पर हम यहाँ पर देख रहे हैं जीडीपी में योगदान। तो प्रचलित मूल्य के आधार पर भारतीय जो जीडीपी है उसमें योगदान ये बताया गया है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 17.59% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 27.55% है, तृतीय क्षेत्र का योगदान 54.86% है। वहीं मध्य प्रदेश की जो जीएसडीपी है ना, राज्य में उसको बोलते हैं जीएसडीपी, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित मूल्य पर कितना है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है 46.98%, द्वितीय क्षेत्र का है 19.47%, तृतीय क्षेत्र का है 33.55%। ये आंकड़ा जो है 2020-21 का है, क्योंकि इस तरह के आंकड़े जो है बहुत जल्दी नहीं आते हैं, यानी जो है पर ईयर नहीं आते हैं, थोड़ा सा पुराने रहते हैं, तो ये चलेंगे आंकड़े, है ना। ये जो है आंकड़े आपको ध्यान रखना है। इस तरह क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर इसी को मैंने पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया है, और ये एक्चुअली पाई चार्ट जो है मेंस में ज्यादा उपयोगी होते हैं। प्री में तो खैर उतने उपयोगी नहीं, क्योंकि प्री में तो लिखना नहीं है, प्री में तो आपको गोला लगाना है, टिक करना है, ठीक है। लेकिन ये मेंस के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी थोड़ा सा देखने में प्रॉपर लगे, आपको इंटरेस्ट आए, इसलिए मैंने जो है ये यहाँ पर पाई चार्ट के माध्यम से इसको बताया हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में वही है 17.59% जो मैंने अभी बताया है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में 27.55% है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत की जीडीपी में 54.86%। मध्य प्रदेश की जीडीपी में जो हिस्सेदारी है प्राथमिक क्षेत्र की वो है 46.98%, द्वितीय क्षेत्र की है 19.47%, तृतीय क्षेत्र की है 33.55%। यहाँ पर देखो आप उल्टा है, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है और फिर तृतीय क्षेत्र का है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र का यानी सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में ज्यादा है ना, और एमपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा। तो ऐसे भी क्वेश्चन तुलनात्मक आपको पूछ सकते हैं कि भारत की जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, मध्य प्रदेश जीडीपी में किसका योगदान सबसे ज्यादा है। तो इस तरह क्वेश्चन भी तुलना करके आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो ध्यान रखना है। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। अब आते हैं स्थिर मूल्यों के आधार पर जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का योगदान। अभी हमने पढ़ा है प्रचलित मूल्यों के आधार पर, अब हम बात कर रहे हैं स्थिर मूल्यों के आधार पर भारत की जीडीपी में तीनों क्षेत्र का योगदान और मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तीनों क्षेत्र का योगदान। यहाँ पर भी वही डेटा है 2022-23 भारत के संदर्भ में है, और 20-21 जो है ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में डेटा है। तो भारत की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 14.45%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 30.81%, तृतीय क्षेत्र का योगदान है 54.74%। तो लगभग वही है, बहुत अंतर नहीं है। अंतर थोड़ा सा प्राथमिक द्वितीयक में आया है, लेकिन तृतीयक का लगभग वही है, ज्यादा अंतर नहीं है। यहां पर काफी चेंज दिख रहा है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.82% है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान मध्य प्रदेश की जीडीपी में 25.62% है, तृतीय क्षेत्र का योगदान 37.56% है। तो यहां पर तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है। स्थिर मूल्य के आधार पर मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान ज्यादा है, जबकि प्रचलित मूल्य के आधार पर मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादा हमने देखा है। तो इस तरीके से ये चेंज आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में अगर बनते हैं तो आपसे बन जाएंगे। अब आगे है सकल मूल्य संवर्धन, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए शॉर्ट में इसको लिखा जाता है ना, क्योंकि हम आगे जीबीए में योगदान पढ़ने वाले हैं। तो मैंने जो है पहले जीबीए को यहां पर समझाने का प्रयास किया है। अभी हमने जीडीपी में योगदान पढ़ा तीनों क्षेत्रों का, तो उसके पहले मैंने जीडीपी को आप लोगों को समझाया था कि भाई जीडीपी होता क्या है। फिर प्रचलित मूल्य के आधार पर जीडीपी, स्थिर मूल्य के आधार पर जीडीपी, उसको मैंने समझाया। अब हम आगे पढ़ेंगे जीबीए में तीनों क्षेत्रों का योगदान भारत के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में कितना रहा। तो उसको पढ़ने से पहले हमें जीवीए को समझना पड़ेगा। जीवीए एक नया कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। भारत में 2015 से ये
स्टार्ट किया गया है। इसका आकलन 2015 से स्टार्ट किया गया है। और ये कहां से लिया गया है? मूल कीमत पर जीबीए की अवधारणा को कहां से हमने लिया है? भारत द्वारा यूनाइटेड नेशन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग से हमने इसको लिया हुआ है ना। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग से इसको लिया हुआ है। वहां पर जो है ये 1993 से प्रयोग में लाया जा रहा है ना। और हमने इसको यूज किया है, मतलब इसका प्रयोग किया है 2015 से। 30 जनवरी 2015 को साधन लागत पर जीडीपी को समाप्त कर दिया गया है और अब बाजार मूल्य पर ही जीडीपी को जो है वास्तविक जीडीपी मान लिया गया है। 2015 से ही जीवीए के अनुमान सीएसओ द्वारा लगाए जा रहे हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि जीडीपी का आकलन साधन लागत पर होता था, बाजार मूल्य पर होता था, है ना। बाजार मूल्य पर मतलब होता है कि बाजार में किसी वस्तु की जो कीमत है पूरी की पूरी उस कीमत को लेकर के हम आकलन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसकी कीमत जो है बाजार में मान लीजिए 40 रुपए है, तो 40 रुपए की कीमत लेकर के हम आकलन कर लेंगे। जब हम साधन लागत पर जीडीपी निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे? उसमें जो है हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे, सब्सिडी को प्लस कर देंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें 40 रुपए इसकी कीमत है, तो 40 रुपए में जो है टैक्स भी जुड़े हुए है ना। मार्केट में जो वस्तु बेची जा रही है उसकी जो कीमत है उस कीमत में टैक्स भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसमें लिखा है, जैसे मान लीजिए 40 रुपए लिखा है, इसकी एमआरपी लिखी रहती है 40 रुपए, तो उसके ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूडेड इन ऑल टैक्सेस। तो 40 रुपए जो है वो टैक्स मिला करके है। मान लीजिए इसमें जो है 5 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, तो इसकी वास्तविक कीमत कितनी होगी? 35 रुपए। तो 35 रुपए को ही जब हम इसमें लेते हैं जीडीपी के आकलन में, तो वो कहलाता है साधन लागत पर जीडीपी। साधन लागत पर जीडीपी का आकलन करने के लिए हम क्या करते हैं? बाजार मूल्य पर जो जीडीपी आकलित हुई है उसमें क्या करेंगे? उसमें इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स वस्तुओं सेवाओं में लगे हुए हैं उनको हम घटा देंगे, पर सब्सिडी को उसमें माइनस प्लस कर दिया, जोड़ दिया था सब्सिडी को, क्योंकि जब हम बाजार मूल्य पर जीडीपी निकालते हैं उसमें सब्सिडी का कोई कैलकुलेशन नहीं होता, सब्सिडी उसमें इंक्लूड नहीं होती है, जबकि सब्सिडी का बहुत बड़ा अमाउंट सरकार द्वारा दिया जाता है। तो जब हम साधन लागत पर जीडीपी निकालते हैं तो क्या करते हैं? बाजार मूल्य पर जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है, तो वो हो जाता है साधन लागत पर जीडीपी, है ना। देखिए, साधन लागत पर जीडीपी बराबर बाजार मूल्य पर जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी, है ना। इस तरीके से जो है हम साधन लागत पर जीडीपी या साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, है ना, जो भी हम निकालते हैं तो उसको जो है इस तरीके से हम निकालते हैं। लेकिन साधन लागत पर जीडीपी को जो है हटा दिया गया है। अब बाजार मूल्य पर ही जीडीपी को आकलित करते हैं, उसी को वास्तविक जीडीपी माना जा रहा है। साधन लागत पर जीडीपी के स्थान पर मूल कीमतों पर जीवीए का आकलन किया जा रहा है और इसका आकलन जो है 2015 से सीएसओ द्वारा, वर्तमान में उसका नाम एनएसओ है, ये कर रहा है। 2015 से इसका यूज हो रहा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बताया हुआ है। अब होता क्या है जीवीए? जीवीए एक्चुअली जो है अलग अर्थव्यवस्था के जो तीनों क्षेत्र है, कृषि, उद्योग, सेवा, इन तीनों क्षेत्रों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है, जो भी सेवाएं की जाती हैं अलग अलग, उन सभी जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनका जो उनकी जो शुद्ध माप है उसको हम कहते हैं जीवीए, है ना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, कृषि, उद्योग तथा सेवा में उत्पादित अंतिम माल या वस्तुएं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की
शुद्ध माप को जीबीए कहा जाता है। इसे सीएसओ द्वारा 2015 में अपनाया गया है। वर्तमान इसको एनएसओ, सीएसओ पहले कहते थे, वर्तमान में इसका नाम एनएसओ हो गया है ना। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय पहले उसका नाम था, अब उसका नाम हो गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सी से हो गया एन, यानी पहले था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अब हो गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। 2019 में सीएसओ का नाम चेंज करके एनएसओ कर दिया गया है। तो 2015 से जो है ये अपनाया जा रहा है। इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि जीडीपी जो होती है वो ओवरऑल होती है, तीनों क्षेत्रों का ओवरऑल जो है जीडीपी निकाली जाती है, लेकिन ये अलग अलग तीनों क्षेत्रों का निकालते हैं। मतलब जीवीए जो है कृषि, उद्योग, सेवा, तीनों का अलग अलग निकाला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र का अलग अलग जीवीए निकाला जाता है। इसमें क्या है कि जो मध्यवर्ती खर्चे होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है ना। टैक्सेस वगैरह जो होते हैं और जो भी खर्चे होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और उसमें सब्सिडी को प्लस कर दिया जाता है, तो हमें जो है जीबीए मिल जाता है। देखिए ये है मूल कीमत है जीबीए, ये सिग्मा होता है, सिग्मा का निशान है ये, है ना। इस तरह से जो बना सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा मतलब ग्रांड टोटल होता है, सभी का टोटल, उसको सिग्मा लिखते हैं। सिग्मा जीबीए बराबर जीडीपी माइनस उत्पादन कर प्लस उत्पादन सब्सिडी, यानी जीडीपी में से जो है जो मध्यवर्ती खर्चे होते हैं, जो भी बीच के खर्चे होते हैं, उनको हटा दिया जाता है, टैक्सेस वगैरह सब मिला करके, और प्लस सब्सिडी उसमें जोड़ दी जाती है, क्योंकि सब्सिडी का हिस्सा जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है सरकार देती है, तो उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें जो है मिल जाता है जीवीए। ठीक है। मूल कीमत क्या है ना। मूल कीमत जो बेसिक प्राइस, उसका मतलब यहां पर किया गया है कि क्रेता से प्राप्त कर माइनस सब्सिडी। मतलब कहने का यहां पर है कि सरकार क्या करती है, सरकार एक हाथ से देती है और एक हाथ से छीन लेती है। मतलब सरकार जो है सब्सिडी देती है और टैक्स के रूप में जो है वो वसूल लेती है। हालांकि सब्सिडी सभी को नहीं देना होती है, लेकिन जो टैक्स दे रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि सब्सिडी का वो लाभ नहीं ले रहा है लेकिन टैक्स दे रहा है ना। तो सरकार द्वारा कर, मतलब सब्सिडी के बदले कर वसूला जाता है। सब्सिडी दी जाती है और बदले में टैक्स वसूला जाता है। तो किसी वस्तु पर जो टैक्स लगा हुआ है उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, तो उस वस्तु की बेसिक प्राइस आ जाती है। इसमें मूल कीमत लगाई जाती है। जैसे मैंने बताया कि इसकी कीमत जो है मान लीजिए 40 रुपए है, तो इसमें सरकार ने जो है 5 रुपए का टैक्स लगाया है और 5 रुपए की सब्सिडी इसमें दी हुई है ना। तो हमें जो है टैक्स और सब्सिडी दोनों को माइनस कर देना है। इससे हमें जो है उस वस्तु की बेसिक प्राइस पता चल जाएगी। यानी इसमें 5 रुपए का टैक्स सरकार ने दिया है, 5 रुपए का इसने कर लगाया है, तो 10 रुपए हो गए। तो मतलब 40 में से 10 माइनस कर देंगे तो 30 रुपए बचेंगे। तो 30 रुपए जो है इसकी बेसिक प्राइस होगी। तो इस तरीके से जो है ये इससे निकाला जाता है मूल कीमत। जो सकल मूल्य संवर्धन है वो मूल कीमत पर जो है आकलित होता है। तो अब सकल मूल्य संवर्धन में तीनों क्षेत्रों का योगदान यहां पर बताया गया है। प्रचलित मूल्य पर पहले हमने यहां पर प्रचलित मूल्य पर देख रहे हैं। तो प्रचलित मूल्य पर भारत में और मध्य प्रदेश में कितना योगदान जीबीए में तीनों क्षेत्रों का है, वो यहां पर मैंने बताया हुआ है। तो प्राथमिक क्षेत्र का जीबीए में योगदान, भारत के जीबीए में योगदान 20.2% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 25.6%। तृतीय क्षेत्र का योगदान 54.2% है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के जीबीए में तीनों क्षेत्रों का योगदान, उसमें प्राथमिक क्षेत्र का 45.53% है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 18.47% है। द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का योगदान 36% है। तो ये दोनों के आंकड़े यहां पर मैंने बताए हुए हैं। जीबीए में भारत तथा मध्य प्रदेश के तीनों क्षेत्रों का योगदान, ये प्रचलित मूल्यों के आधार पर यहां पर मैंने बताया हुआ है। इसी तरीके से स्थिर मूल्यों के आधार पर, कांस्टेंट प्राइसेस के आधार पर भारत की जीबीए में तीनों क्षेत्रों का योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र 17.4%, द्वितीय क्षेत्र है 28.2%,
तृतीय क्षेत्र का है 54.4% है, लगभग वही जीडीपी की जैसी स्थिति है। और मध्य प्रदेश के तीनों क्षेत्रों का योगदान उसमें प्राथमिक क्षेत्र है 35.82% है, द्वितीय क्षेत्र 24.54% है 54%, तृतीय क्षेत्र का 39.64%। तो ये जो है मध्य प्रदेश तथा भारत के जीबीए में तीनों क्षेत्रों का योगदान स्थिर मूल्यों के आधार पर, इसके पहले में प्रचलित मूल्यों के आधार पर मैंने बताया हुआ है। अब यहां पर मैंने क्या किया है, अब मैंने यहां पर ये किया है कि मध्य प्रदेश में जीबीए के जो जीबीए में तीनों क्षेत्रों का अलग अलग योगदान, पहले हमने क्या किया, जीडीपी में जो तीन क्षेत्र हैं उनका योगदान हमने देखा है। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि जीबीए में जो तीन क्षेत्र हैं उनके अंदर जो क्षेत्र है उनका क्या क्या योगदान है, वो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जीबीए में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान ये प्रचलित मूल्यों के आधार पर है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनका अलग अलग योगदान यहाँ पर मैंने दर्शाया हुआ है। तो फसलों का योगदान है 32%, यानी सबसे ज्यादा है ना। पशुधन है, पशुपालन का योगदान 7.84% है, यानी सबसे ज्यादा है फसल कृषि का, है ना। इसके बाद मत्स्य पालन और जलीय कृषि के योगदान में वृद्धि हुई है 0.53%, मतलब 0.53% है अभी वर्तमान में योगदान। खनन तथा उत्खनन के योगदान में 2.67% का सुधार हुआ है, 2.67% इसका योगदान है, सुधरा हुआ है, पहले से ज्यादा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सबसे ज्यादा योगदान 32% ये फसलों का है। सेकेंड नंबर पर आता है पशुधन का, बाकी फिर कम है, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र। अब द्वितीय क्षेत्र में जो क्षेत्र हैं उनके योगदान क्या क्या है जीबीए में, तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है 7.19%। निर्माण क्षेत्र दो ही क्षेत्र है द्वितीय क्षेत्र में, तो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 7.19% है। निर्माण क्षेत्र का योगदान इसमें सबसे ज्यादा है 8.02%। बचा हुआ है विद्युत, गैस, जलापूर्ति तथा अन्य जो सेवाएं हैं उनका योगदान 3.26%, यानी सबसे ज्यादा योगदान जीबीए में निर्माण क्षेत्र का माना जाता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। इसके बाद तृतीय क्षेत्र में व्यापार, सुधार कार्य, होटल और रेस्तरां का योगदान 10% है, सबसे ज्यादा यही है। परिवहन तथा भंडारण का योगदान 3.19% है। इसके बाद लास्ट आता है वित्तीय सेवाओं का योगदान 3.24% है, और अन्य सेवाओं का योगदान जो है 7.17%, यानी वित्तीय सेवाओं का योगदान सबसे ज्यादा है जो 10.10% है। तो इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसका सबसे ज्यादा योगदान, जैसे इस बार मेंस का जो एग्जाम हुआ है उसमें मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें डेटा पूछे गए हैं। जो आर्थिक सर्वेक्षण नया है उससे बहुत सारे क्वेश्चन एमपी और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से पूछे गए हैं, और ऐसे प्री में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। तो इनको अच्छे से आप लोगों को तैयार करना है। तो आज यहां तक मैंने कंप्लीट कराया है, और अगली क्लास में मैं प्रति व्यक्ति आय से संबंधित जो फैक्ट है, डेटा है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। और इससे संबंधित फिर आगे जो स्थिति है भारतीय अर्थव्यवस्था में, मध्य प्रदेश की स्थिति, उसमें व्यापार है, निवेश है, कृषि है, उद्योग है, सेवा है, घाटे हैं, है ना। और इसके बाद भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनमें मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स आगे हमें पढ़ना है।